स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक आर रेजिस्टेंस, है ना, जो रेजिस्टेंस जब हम कनेक्ट करते हैं किसी एसी सोर्स से, तो उसके अक्रॉस जो पावर होती है और जो जो पावर और वोल्टेज होती है, वोल्टेज और करंट में रिलेशन बताया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा, कि यदि आप एक रेजिस्टेंस को किसी एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस यदि आप लगाते हो, तो इसमें जो करंट होगी टाइम के साथ वो, है ना, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन रेजिस्टेंस R इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? रेजिस्टेंस R के इक्वल हो जाएगी, तो जो IT होगी वो V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, तो जो IT होगा वो IT साइन ओमेगा टी के बराबर ही होता है। यदि आप वोल्टेज में और करंट का टाइम वेरिएशन बताओगे तो V नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे वेरी करता है, ऐसे करके ये तो हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो I है वो भी I नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, V नॉट को रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड कर दिया, तो थोड़ी सी तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये I नॉट साइन ओमेगा टी होगी। क्लियर है क्या बात? तो दोनों वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। दोनों जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। ठीक है भाई बात? ये बता दिया था। और इसमें आपको मैंने पावर भी मैंने आपको बताई थी कि जो एवरेज पावर होगी वो VT इंटू IT, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर तो VT इंटू IT आती है, यानी कि V नॉट साइन ओमेगा टी एंड I नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो आती है इंस्टेंटेनियस पावर। सही है, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर का कोई भी बेनिफिट नहीं है। दिस इज यूजलेस टर्म। हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज फॉर वन टाइम पीरियड। और कैसे करके, V नॉट I नॉट, जब हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालेंगे एक टाइम पीरियड के लिए, तो वैल्यू आती है 1, है ना, 1/2। तो V नॉट अपॉन रूट 2 इंटू I नॉट अपॉन रूट 2 लिख लेते हैं। तो जो एवरेज पावर आएगी वो VRMS IRMS के इक्वल आएगी। ये भी मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आपको पावर रेटिंग के बारे में बताया था कि जैसे ये कोई बल्ब है ना, इफ दिस इज ए बल्ब लाइक दिस, ऐसे करके कोई बल्ब है या कोई फैन है, तो इसकी जो रेटिंग होती है, रेटिंग में कंपनी क्या लिख करके देगी, रेटिंग में कंपनी ऐसे लिख के देगी 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हो सकता है इसमें वो करंट भी लिख के दे 0.2 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो देखो, जो ये पावर होती है, मैंने पहले भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं फिर से, ये एवरेज पावर होती है। ध्यान रखना इस बात का, जो कंपनी लिख के देती है एवरेज पावर। दूसरा, जो करंट रेटिंग होगी वो IRMS होती है। क्या होती है? IRMS। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा मतलब 50 हर्ट्ज ही होगी, है ना, न्यूमेरिकल में चेंज भी हो सकता है। और जो वोल्टेज है ये होता है VRMS। इस चीज का आप ध्यान रखें। सही है ये बात? क्लियर है क्या बात? हाँ भाई। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें रेजिस्टेंस और, है ना, एक एसी वोल्टेज है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिख लो
if a bulb has rating, if a bulb has a rating 200 watt, 220 volt, find first resistance of bulb, second IRMS value, resistance of bulb and IRMS value you have to find. ठीक है भाई, है ना? तो देखो कैसे निकालना है हमें। ये हमें पावर दे रखी है, पावर कितनी है 2000 वॉट, 200 वॉट, और ये दे रखा VRMS है 220। जब भी आपको पावर दे दे और वोल्टेज दे दे तो आपको रेजिस्टेंस R निकालना हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। यहां पे पावर जो होगी वो एवरेज पावर होगी, ध्यान रखना। और जो यहां वोल्टेज होगा ये RMS वोल्टेज होगा, RMS। क्लियर है क्या बात? तो रेजिस्टेंस होगा VRMS का स्क्वायर अपॉन P एवरेज। तो VRMS कितना होगा भाई 220 का स्क्वायर अपॉन 200, 220 अपॉन 200, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 20, ये आ जाएगा 242। दिस इज इक्वल टू 242 वॉट इज द ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। रेजिस्टेंस को तो आप ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि आपने, है ना, डीसी सर्किट में निकाला। वेरी गुड, आपने भी सही बताया बेटा, है ना। रेजिस्टेंस, और फिर आपको निकालना क्या है इसमें, IRMS वैल्यू निकालनी है। तो IRMS भी आप निकाल सकते हो। P इक्वल टू, एक रेजिस्टेंस है सर्किट में केवल, तो P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS लगा देना। हाँ भाई, तो IRMS कैसे निकालेंगे देखो। हाँ भाई, सेकंड में IRMS ऐसे P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो IRMS जो होगा पावर अपॉन VRMS। तो पावर कितनी है, पावर है 2000 वोल्ट और RMS है 220, तो 10/11, है ना। तो 10/11 लगभग 0.9 एम्पियर IRMS वैल्यू आ जाती है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि अगर जो हम मान लिया हमने एक सर्किट में, है ना, मेजरमेंट ऑफ AC वोल्टेज
एंड एसी करंट, एसी करंट है ना, एसी वोल्टेज एंड एसी करंट, या ऐसे लिख लो, चलो आगे पूरा एक लाइन में लिख लो, cannot be performed using, जो होता ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और अमीटर और वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि इससे केवल हम डीसी वोल्टेज और डीसी करंट ही नाप सकते हैं। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उससे केवल हम एसी वोल्टेज और एसी करंट का ही मेजरमेंट हम कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का मेजरमेंट ही हम कर सकते हैं, एसी का नहीं नाप सकते। आई बात समझ में? जैसे आपने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अमीटर और वोल्टमीटर बनाए थे, है ना, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अमीटर और वोल्टमीटर बनाए थे, तो इन एमीटर और वोल्टमीटर का यूज आप एसी वोल्टेज और करंट नापने के लिए नहीं कर सकते। समझ में आई बात? देखो कैसे, मान लिया ये एक रेजिस्टेंस है और आपने इसमें एक एमीटर लगा दिया और यहां पर, है ना, ये एक सोर्स लगा दिया V0 sin ओमेगा t, तो जो इसमें करंट होगा वो होगा I0 sin ओमेगा। तो ध्यान से देखो, अब इस एमीटर के अंदर क्या होता है भाई? एमीटर के अंदर तो गैल्वेनोमीटर होता है और एक शंट में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है एक गैल्वेनोमीटर और एक होता है वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस। यही होता है ना मीटर। और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, इसमें एक निडल होती है और जैसे इसमें करंट जाएगी इसका निडल होगा, लेकिन जब इसमें डीसी करंट जाती है तो इसमें डिफ्लेक्शन तो ऐसे हो जाता है, लेकिन यह एसी है, एसी अगर जो इसके अंदर एसी करंट जाएगी, कैसे? ये तो कैसी करंट है? डीसी। अगर जो इसमें इस गैल्वेनोमीटर में एसी करंट जाएगी, ऐसे करके मान लेते हैं ये टाइम का फंक्शन, यानी कि जो करंट होती है एसी करंट, अरे एसी करंट कैसे होती है भाई? एसी करंट ऐसे करके होती है, यानी कि एसी करंट 1 सेकंड में 50 बार मैक्सिमम और 50 बार जीरो होती है। तो इसकी जो निडल है 1 सेकंड में ऐसे ऐसे करके 1 सेकंड में 50 बार ऑसिलेट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो यदि आपने इस गैल्वेनोमीटर में एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगा भी दी तो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, अब ये पेन है, इस पेन को मान लिया आपको 1 सेकंड में 50 बार घुमाना है तो घूम ही नहीं सकता। समझ में आई बात? तो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ये क्या रहता है? ये सीधा रहता है जीरो पे। बिकॉज ऑफ इनर्शिया needle remains at rest और इसकी रीडिंग क्या होती है? 0। तो जब हम करंट को नापने की कोशिश करेंगे इसके सीरीज में लगाने पे, तो इसमें रीडिंग कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऐसे होना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, तो इसकी रीडिंग 0 आती है। तो इसी तरीके से आप वोल्टमीटर का भी कर सकते हो भाई। अरे आप वोल्टमीटर का भी आप सेम तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वोल्टमीटर में ये रेजिस्टेंस इसके सीरीज में हो जाता है बस। तो है तो गैल्वेनोमीटर ही, तो गैल्वेनोमीटर डज नॉट वर्क विद अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो एमीटर और वोल्टमीटर थे इनका यूज
एसी वोल्टेज और एसी करंट को नापने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, कॉपी कर लो एक बार। हाँ भैया, समझ में आई बात? कॉपी कर लिया। दिशा, कशिश, दिशा एंड खुशी, कीर्ति, रिया एंड सृष्टि। ओके, तो है ना, इस तरीके से हम डीसी वोल्ट मीटर एमीटर को एसी के नापने में यूज नहीं कर सकते। तो फिर यूज क्या करते हैं? इनके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिन्हें हम हॉट वायर एमीटर बोलते हैं, है ना। सो ऐसे लिख लो, therefore to measure AC voltage and AC current, hot wire instrument are used which work on the principle of heating effect of current समझ में आएगा? एसी वोल्ट मीटर और एसी एमीटर, एसी वोल्टेज और एसी करंट को मेजर करने के लिए हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। है ना भाई? तो ये देखो, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इस टाइप से होता है। एससी वर्मा में दिया हुआ है ये, है ना। एससी वर्मा का ही चित्र है, आप इसे पढ़ सकते हैं एससी वर्मा से। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से आप बनाते हो, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई ना बात? तो ज्यादा इसमें लिखाना नहीं है, आप इसे एससीबी से पढ़ सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका स्केल लीनियर नहीं होता, है ना। इट्स स्केल इज नॉट लीनियर, समझ में आएगा? इसका स्केल लीनियर
नहीं होता। थोड़ा सा पॉइंट रखा दिया मैंने इसमें आपको, है ना। अभी हम केवल पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस को, जब हमने ऐड किया है ना, रेजिस्टेंस को ऐड किया है ना एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। देखो इधर लिखो, यहां पे ये लिखो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन of AC voltage and AC current, AC करंट और AC वोल्टेज का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मैं बताता हूं आपको कि ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के सर्किट को सॉल्व करना आसान नहीं होता मैथमेटिकली। सारा मैथ्स है इसमें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसे आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये बहुत टफ बैठता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को सॉल्व करने में हम क्या करते हैं, हम वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा, है ना, हम जितने भी हमारे छोटे छोटे डेरिवेशन आएंगे उन सबके डेरिवेशन को मैथमेटिकली टाइम के टर्म्स में और वेक्टर की टर्म्स में भी हम लिखते चलेंगे। जब हमारा सर्किट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम मैथमेटिकली उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लगा करके वेक्टर की हेल्प से अपना आंसर हम आसानी से ला सकते हैं, है ना। और यही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल करा रहा हूं कुछ, ये आपको करना ही पड़ेगा, वेक्टर भी साथ में सीख करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? तो देखो मैंने लिखा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे, लिख लो, इसमें लिख लो, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट can be represented by a vector in xy plane which is rotating in anti-clockwise, which is rotating anti-clockwise. Clear है क्या बात? And xy plane is represented by component आएगा, is represented by component of a vector in xy plane which is rotated in xy plane along x-axis or y-axis which is rotating in anti-clockwise sense, which is rotating
एंटी क्लॉकवाइज। पहले आप इसे लिख लो सेंटेंस को, मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं। Which is rotating anti-clockwise. The instantaneous value of AC voltage or AC current is represented by component of a vector in xy plane along x-axis and y-axis which is rotating anti-clockwise. Which is rotating anti-clockwise. क्लियर है क्या बात? देखो जरा ध्यान से, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस सर्किट, सिंपल फॉर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट के लिए आप क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि मान लिया एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मान लिया एक वेक्टर है और ये है वी नॉट वेक्टर। वी नॉट वोल्टेज का वेक्टर। दो चार आपको लगातार, अभी शुरू में हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप 3-4 सर्किट पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक वेक्टर है और मान लेते हैं ये एक वेक्टर ऐसे करके एक कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, यूं करके, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, आफ्टर सम टाइम थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी, है ना। तो अब देखो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में तो v नॉट cos थीटा हो जाएगा, y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा भाई, v नॉट sin थीटा। तो जो वोल्टेज है आरसी सर्किट में, जो वोल्टेज आपने लगाया है, ये लगाया ना वोल्टेज, तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है sin ओमेगा टी। तो instantaneous value of the AC voltage is represented by sine component of the vector. This is a vector whose magnitude is V naught. So V naught sin theta और थीटा कितना है, ओमेगा टी। तो जो y डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है ना, वो कितना जाएगा, ये आ जाएगा V naught sin ओमेगा टी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख लो और ये जो वेक्टर आएगा v नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखो, ये तो वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन हो गया यूजिंग वेक्टर। अब हम करंट का भी रिप्रेजेंटेशन सेम तरीके से करेंगे। करंट भी हम आई नॉट वेक्टर लेंगे, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी सर्किट, है ना, फॉर एसी वोल्टेज एंड एसी सर्किट फॉर रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर है क्या बात नहीं? ये तो वोल्टेज और करंट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे इस केस के लिए, है ना। तो इन्हें हम एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ कैसे लिख सकते हैं, एक साथ भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर आर सर्किट ऐसे भी लिखते हैं सिंपल, है ना। वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज का वेक्टर तो बड़ा होगा लेकिन करंट का वेक्टर छोटा होगा, है ना। और दोनों क्या कर रहे होंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। दिस इज आई नॉट, सही है। और ये हो जाएगा थीटा और थीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट। तो देखोगे कि आई नॉट वेक्टर और वी नॉट वेक्टर बोथ आर इन सेम फेज, है ना। आई नॉट एंड वी नॉट
both are in same phase, both are in same phase, दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो बताया था मैंने, जो करंट होगी भाई ये वाला वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इसके हिसाब से करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वी होगा वो वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा। आप चाहे देख लो यहां से, दोनों होंगे सेम फेज में, बोथ आर इन सेम फेज फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कॉपी करना तो बोल देना डन सर। सही है भाई, तो ये था, तो इट वॉज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कॉपी कर लिया। दिशा, खुशी, कीर्ति बताओ बेटा, दिया। यस। देखो अब ये तो हो गया आरसी सर्किट। अब हम पढ़ेंगे एसी वोल्टेज, है ना, ऐसे लिखेंगे। दूसरा लिखोगे, पहला था रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली ऐसे लिखेंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना। ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड टू, ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स। पहले तो केवल और केवल हमने करंट और रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। अब की बार हमने केवल और केवल इंडक्टर को हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके यू, दिस इज आवर एसी वोल्टेज सोर्स। आगे क्या बात समझ, तो ये है इंडक्टर और ये है वी नॉट साइन ओमेगा। क्लियर है क्या बात? तो जब आप एक एसी वोल्टेज सोर्स को इंडक्टर में लगाओगे तो इसमें करंट कितनी आएगी, आईटी। ये निकालनी है अपने को। हाँ भाई देखो, केवीएल लगाओगे तो सारा का सारा वोल्टेज
इस इंडक्टर के अक्रॉस आ जाएगा, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो V नॉट साइन ओमेगा टी। हेलो, हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे हो? हेलो, हाँ जी बताइए। किसका? ये 3 बजे से फिजिक्स का है ना 11th क्लास में। हाँ 3 से 4 और 4 से 5 केमिस्ट्री है, फिर 5 से 6 मैथ्स है ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो जो VL है, VL इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा। क्लियर है क्या बात? तो जो VL होगा, VL इज द इंडक्टर वोल्टेज एंड इट इज इक्वल टू L di अपॉन dt V नॉट साइन ओमेगा। तो हर एक सर्किट में आपको वोल्टेज दे रखा होगा, एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स दे रखा होगा और आपको करंट फाइंड करनी है। जैसे रेजिस्टेंस का ध्यान करो, उसमें तो डायरेक्ट V इक्वल टू IR था, लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज L di अपॉन dt होगा, क्योंकि इंडक्टर में टाइम वेरिंग करंट जा रही है, इसलिए वोल्टेज L di अपॉन dt होगा। तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे करंट के लिए, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। चलो L को भी मैं यहाँ पे, चलो L को बाहर निकाल लेते हैं, लिख लो आप जैसे मन करे। तो L इंटीग्रेशन ऑफ di V नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देखो, ये आएगा di का इंटीग्रेशन I V नॉट साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द करंट इन द इंडक्टर। कैसे लिख सकते हैं हम इसे? हम लिख सकते हैं इसमें I इज इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन ओमेगा L इज इक्वल टू cos ओमेगा t। cos ओमेगा t कैन बी रिटन एज, I को लिख लेंगे IT, तो टाइम का फंक्शन है, V नॉट अपॉन ओमेगा L एंड इट कैन रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसे, साइन 90। देखो कैसे लिखेंगे इसे, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ऐसे लिखेंगे ना, साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखेंगे इसे 1/1। देखो ना बेटा ये माइनस आ रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखना जरा बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है क्या बात? लिख सकते हैं कैसे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। देखो जरा रफ में, बेटा इसे रफ में देखना इधर, अरे मैं इसे इधर बनाता हूं, पहले यहां तक एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं ये आया कैसे। चलो हेलो, हाँ भाई जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। देखो इधर, यहां देखो आप इसे, अगर जो मैं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखूंगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही तो है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना था, कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर था माइनस कॉस थीटा। तो देखो मैंने इसे क्या करा, मैंने इसे थीटा माइनस, मैंने इसे साइन 90 माइनस थीटा लिख लिया। क्लियर है क्या बात? तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, माइनस साइन 90 माइनस थीटा।
माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cos थीटा। समझ में आई बात? तो ये है, तो मैंने इसे लिख लिया sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos ओमेगा टी, वो भी माइनस का। थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। तो माइनस cos ओमेगा टी की जगह मैंने sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख लिया, ऐसे करके। तो माइनस को एडजस्ट कर लिया। क्लियर है क्या बात? आप इसे कर भी सकते हो। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये तो है करंट, ये तो है करंट। किसमें करंट? अरे इंडक्टर के करंट। और ये है वोल्टेज। तो साइन थीटा तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो ये जो ओमेगा एल है ना, ये हुआ रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? इंडक्टर का रेजिस्टेंस। इंडक्टर का रेजिस्टेंस हुआ ओमेगा एल। अरे I = V अपॉन R होता है ना, जैसे ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये जो होता है ओमेगा एल, इसे लिखते हैं हम एक्सएल ओमेगा एल। और एक्सएल को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस हिंदी में बोले तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस इन पाथ ऑफ एसी करंट। एसी करंट के पाथ में जो ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस लगाती है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहलाता है। समझ में आई बात? तो IT जो होगा, यानी कि I इन इंडक्टर, किसमें करंट? इंडक्टर में करंट कितनी होगी? V0 अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर है क्या बात? V0 अपॉन एक्सएल को हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं I0 एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो जो इंडक्टर में करंट होती है वो ऐसे करके आती है, जबकि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी होता है, जबकि इंडक्टर में जो करंट होगी वो I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगी। I0 मैक्सिमम करंट होती है जो कि V0 अपॉन एक्सएल होगा, और एक्सएल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है भाई? I0 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सही है? अब ध्यान से देखो, मेरे को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मतलब मैथमेटिक्स है इस वजह से कह लो आप, और इसे समझाना बहुत टफ हो जाता है बिना मैथमेटिक्स, है ना। तो हम इसे समझते हैं धीरे धीरे, और जब यदि आपको ये एक बार समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर आप चाहे भूल जाओगे लेकिन इसे नहीं भूलोगे।
है ना। देखो कैसे, वोल्टेज जो है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना अप्लाई किया हमने, साइन ओमेगा टी। तो जब आपने ये वोल्टेज लगाया तो इसमें जो करंट आ गई वो कितनी आगे गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जबकि जब हमने रेजिस्टेंस का किया था, है ना, रेजिस्टेंस में क्या किया था, तो V तो यही रहेगा, V तो हमेशा V नॉट साइन ओमेगा टी रहा था, लेकिन इसमें जो करंट आई थी वो I नॉट साइन ओमेगा टी आई थी। तो इसमें दोनों में फेज डिफरेंस कितना था, 0, लेकिन इसमें फेज में डिफरेंस है। तो इंडक्टर में करंट और इंडक्टर में वोल्टेज के फेज में डिफरेंस है। कोई बच्चा बता सकता है कि कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई टू। बिल्कुल सही बात है, पाई बाई टू। ध्यान से देखो, अगर जो मैं इस वोल्टेज की फेज के बारे में कहूं तो इसकी फेज है ओमेगा टी, और यदि मैं करंट की फेज बोलूं तो इसकी फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये बताओ फेज फाई वन ज्यादा है या फाई टू ज्यादा है, कौन सी ज्यादा है बेटा बताओ, फाई वन ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, पाई बाई टू ज्यादा है, समझ में आएगा। तो जो वोल्टेज की फेज है करंट की फेज से पाई बाई टू ज्यादा है, इसे हम लिखेंगे इट इज क्लियर दैट voltage that phase of voltage in inductor is leading by pi by 2 या 90 डिग्री, pi by 2 by 90 डिग्री with respect to current। क्लियर है क्या बात, यानी कि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि करंट इन द इंडक्टर इज लैगिंग का मतलब पीछे, इज लैगिंग बाय 90 डिग्री और पाई बाई टू रेडियन। बात समझ में आ रही है। इंडक्टर में करंट लैग करती है या इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, कितने से, पाई बाई टू से। जबकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। क्लियर है क्या बात, ये है कहानी। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से या पाई बाई टू से, और करंट लैग करता है पाई बाई टू से। जब ये कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से, जल्दी जल्दी लिख करके बोल लिया करो बेटा, तो वैसे ही बच्चे इसमें कम रह गए हैं, है ना। फटाफट अपन, हाँ वेरी गुड। अब देखो, अब ऐसा नहीं है हम इसमें ऐसे छोड़ देंगे, हम इसे टाइम रिप्रेजेंटेशन भी हम इसका करेंगे, टाइम रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर का मतलब होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो अगर जो आप वोल्टेज को देखोगे तो वोल्टेज का ग्राफ
वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये तो होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर जो आप करंट को देखोगे तो करंट का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा ये बताओ, 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से या 3 पॉइंट से? कोई बच्चा बता सकता है कहां से स्टार्ट होगा भाई? 3 से। वेरी गुड, 3 से स्टार्ट, 3 से, बिल्कुल सही बात है। कैसे पता लगाएंगे? इंडक्टर की करंट देख लो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, इसमें t बराबर 0 रख देना, आपको पता लग जाएगा। आई नॉट साइन 0 माइनस पाई बाई 2, और ये होता है साइन माइनस माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन हो। तो है तो ये भी साइनोसोडली, लेकिन t बराबर 0 पर ये यहां पर है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, बस जरा सा अंतर है कि ये पाई बाई 2 पीछे है, पाई बाई 2 पीछे, ये पाई बाई 2 आगे है, तो ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर मिनिमम हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ आपका वेरी करेगा। ये किसका ग्राफ है भाई? ये है आपका करंट का ग्राफ। क्लियर है क्या बात? तो ये क्या है ना, यहां पे ये तो ना मैक्सिमम, ये तो हो जाएगी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ है ना, पीरियड सेम रहेगा, और ये थोड़ा सा, हाँ भाई ये देखो मैक्सिमम वैल्यू तो वोल्टेज की ज्यादा ही रहेगी, नहीं आई बात समझ में आ गई ना? आई नॉट क्या होता है? वी नॉट अपॉन एक्सएल, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी लेस देन एज कंपेयर टू द मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो ये ग्राफ बन गया। जबकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कैसा ग्राफ बना था भाई? दोनों सेम फेज में थे। इसमें इंडक्टर में करंट लैग करती है 90 डिग्री से। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो तो बोल देना ढंग से। वेरी गुड, सही ना? अब देखो ये तो हो गया इसका टाइम रिप्रेजेंटेशन। किसका? इंडक्टर में करंट और वोल्टेज का टाइम रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम को आप वेक्टर डायग्राम भी कह सकते हो, है ना? फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो आप इसे। क्लियर है क्या बात? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब हमें इस वोल्टेज को और इस करंट को, ये है वोल्टेज, ये है करंट इन इंडक्टर को, ऐसे नहीं बनाना है, हमें तो केवल वेक्टर से बनाना है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स और वाई डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीड कौन करता है? VL। तो वोल्टेज का जो फेजर होगा वो ऐसे बनेगा 90 डिग्री आगे, और करंट का जो फेजर होगा वो ऐसे बनेगा। ये देखो कौन लीड कर रहा है भाई? 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज क्या है? 90 डिग्री आगे है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। या आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हो। कैसे? ये तो हो जाएगी करंट
90 डिग्री पीछे, और वोल्टेज क्या हो जाएगा आगे, 90 डिग्री आगे, हमेशा लीड कर रहा है। या आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, ये तो हो जाएगा वोल्टेज, है ना, और 90 डिग्री करंट हो जाएगी पीछे। आगे क्या बात समझ में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री का, और ये ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे करके रोटेट करेंगे, यूं ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, जैसे ये था, ऐसे था ना ये, तो ये थोड़ी देर में यूं ऐसे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या करते रहते हैं, ये जो वेक्टर है ये रोटेट करता रहता है, यूं करके ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन द इंडक्टर। तीनों डायग्राम आप बना सकते हो, साथ में आप ये गोला गोला भी बना सकते हो, क्योंकि ये कैसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इनकी वैल्यू भी चेंज होती है। बना सकते हैं क्या कर रहे थे? सही है। अब यहां पे देखो, अब हम बात करते हैं पावर की। किसमें पावर की, यह है इंडक्टर, यह है एसी सोर्स, ये होगा वीटी, ये होगा आईटी। वीटी जो होगा वो वी नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और जो आईटी होगा वो होगा आई नॉट आईटी जो होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। तो इस इंडक्टर में जो पहले तो हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे सभी सर्किट में। इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, Vt इंटू आई टी। तो V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो कितना हो जाएगा भाई ये V नॉट साइन ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात, है ना, माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। थोड़ा मैं इसमें 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसे लिख दूंगा V नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात, तो ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। कॉपी करो तेजी से।
सब बच्चे आ गए आपके? ठीक है सर। हाँ भाई, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज यूजलेस टर्म। इंस्टेंटेनियस पावर को हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर से कुछ भी नहीं मिलता। हाँ भाई, तो ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन हमें निकालनी होती है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? ऐसे, माइनस वी नॉट आई नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ लेना ही देना नहीं है, एवरेज साइन 2 ओमेगा टी। कोई मेरे को, है ना, चलो टीवीटी को छोड़ दो, इसकी एवरेज वैल्यू बता सकता है कोई कितनी आएगी? एवरेज वैल्यू, अरे एवरेज वैल्यू मतलब टाइम पीरियड के लिए कितनी आएगी पता है आपको? बोलो 0। अरे साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 0, साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भी 0 होगी, साइन 3 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भी 0 होगी। समझ में आई बात? साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कैसे होता है? साइन ओमेगा टी ऐसे होता है, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी ऐसे होगा, और साइन 3 ओमेगा टी कैसे होगा? 1 2 3 4, ये साइन ओमेगा टी। 0 से टी, 0 से टी, 0 से टी, सबकी एवरेज वैल्यू है ना, साइन ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, एक टाइम इंटरवल के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ ऐसे करके 0। तो एवरेज पावर हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या है? इसे तो आप रफ में लिख लेना। इसका मतलब ये है कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर जो किसी एसी वोल्टेज सोर्स को आप लगाते हो तो उसमें पावर डिसिपेटेड नहीं होती, 0 पावर डिसिपेशन होता है इंडक्टर के अक्रॉस। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकली तो ये आ गया, हमने पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकाली और उसका एवरेज निकाला तो वो आता है 0। हिंदी में मैं आपको बताऊं होता क्या है कि आधे सर्किट के लिए, आधे साइकिल के लिए करंट ऐसे जाती है और आधे साइकिल के लिए करंट ऐसे आती है। तो इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस तो होता नहीं है जो एनर्जी डिसिपेट होगी, तो ना आते समय एनर्जी डिसिपेट होती है ना जाते समय, तो नेट पावर क्या आती है? 0 आ जाती है। तो इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें पावर का डिसिपेशन नहीं होता। आप समझ में आई? रेजिस्टेंस में होता है पावर का डिसिपेशन केवल। ऐसे लिखेंगे, therefore no power is dissipated, no power is dissipated, no power is dissipated across inductor, therefore inductor is, therefore inductor is non dissipated, dissipated element, non dissipated element। इंडक्टर कैसा एलिमेंट है भाई? नॉन डिसिपेटेड एलिमेंट होता है। इंडक्टर में आधे चक्कर में पावर इंडक्टर में जाती है, नेक्स्ट आधे चक्कर में पावर सोर्स में वापस आ जाती है। ऐसे होता है इंडक्टर। कॉपी कर लो फटाफट, इसे आप रफ में लिख सकते हो, है ना? यू कैन राइट डाउन दिस इज इन रफ।
हाँ भाई, कॉपी हो गया क्या बेटा? सर जो ओमेगा एल है वो इंडक्टर की रेजिस्टेंस नहीं है? एल नहीं, एल इंडक्टर की रेजिस्टेंस नहीं होती, एक्सएल होती है इंडक्टर की रेजिस्टेंस। एक्सएल होता है इंडक्टर की रेजिस्टेंस, एल नहीं होता। एल तो इंडक्टेंस है, उसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस एक्सएल यानी कि ओमेगा एल होती है। ठीक है क्या बात? क्रॉस नहीं होगा पावर का लॉस? नहीं, कोई पावर का लॉस नहीं होता। पहले हाफ चक्कर में, पहले हाफ साइकिल में इसमें से एनर्जी निकल करके इसके अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में चली जाती है, ऐसे ऐसे करके चली जाती है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसमें से एनर्जी निकल करके इसमें से वापस आ जाती है, यही होता रहता है। फिर ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे। इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। मैथमेटिकली मैंने बता दिया आपको, देखो है ना, एवरेज इंस्टेंटेनियस तो आ सकती है, कुछ इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर तो आ सकती है कुछ ना कुछ, है ना, लेकिन एवरेज निकालोगे तो एवरेज आएगा 0। क्लियर है क्या बात? अभी और भी बहुत सारे हम सर्किट करेंगे, ऐसा नहीं है, इसमें हमें सर्किट ही करने हैं। सबसे पहले तो मैं एक्सेल को समझा देता हूं आपको, एक्सेल क्या होता है ना। लिख लो, हेडिंग डाल लो इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस। लिख लो इसमें, ऐसे डाल लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाम याद रखने, इसमें थोड़े नाम भी हैं इस चैप्टर में, थोड़े अलग अलग टाइप के। इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे मैंने लिखा दी डेफिनेशन आपको, है ना। एक बार थोड़ा सा मैं सवाल भी कराना है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा है ना। इट इज द रेजिस्टेंस offered by an inductor in the path of AC current। ये तो बात सही है। और एक्सएल जो होता है ओमेगा एल होता है ना, और इसकी यूनिट, हाँ भाई, एसआई यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम। नहीं आई बात समझ में? एक्सेल की यूनिट होगी ओम ही होगी। क्लियर है के बाद? एक्सेल की यूनिट क्या होगी भाई? ओम ही होगी। अब देखो, जो इंडक्टर, जैसे रेजिस्टेंस है आपका, तो रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, लेकिन इंडक्टर की रेजिस्टेंस ओमेगा पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स upon omega. What is omega? It depends upon omega. What is omega? Frequency of AC source। AC source की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है इंडक्टिव रिएक्टेंस। AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। It depends upon omega, frequency of AC source। क्लियर है क्या बात? कैसे देखो, जैसे ये है ना, ये AC सोर्स है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एल, तो इंडक्टर उस पे डिपेंड करती है, एक्सएल जो है ओमेगा एल पे डिपेंड करती है। ओमेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सएल भी बढ़ेगा। तो यदि आप इंडक्टिव रिएक्टेंस और ओमेगा के बीच ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आएगा भाई? ये, अरे y इज इक्वल टू mx, नहीं आई बात समझ में? XL इज इक्वल टू ओमेगा एल है ना,
तो एक्सएल को क्या मान लूं मैं y, ओमेगा को क्या मान लूं x, तो y इक्वल टू x इनटू l, तो y इक्वल टू l इनटू x। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा और इसकी जो स्लोप होगी tan थीटा, जिसे हम m बोलते हैं, जिसे स्लोप बोलते हैं, वो आएगी इंडक्टर के अक्रॉस। क्लियर है क्या बात? जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है क्या बात? ऐसे लिखेंगे एज ओमेगा इज इंक्रीज्ड एक्सल विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0 यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0, देन सोर्स इज डीसी। अरे बोलो, सोर्स डीसी। अरे मान लिया फ्रीक्वेंसी 0 कर दी, धीरे 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 हमने कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, तो यानी पावर सप्लाई कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डीसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई? 0। कैसा होता है डीसी सोर्स? डीसी सोर्स होता है वोल्टेज ऐसे ऐसे, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। तो यदि फ्रीक्वेंसी 0 है तो ओमेगा 0 होगा, तो एक्सएल कितना होगा? है भाई, से लिखेंगे देन एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एन। एक्सएल क्या हो जाएगा? 0। यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। क्लियर है क्या? इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होगा। कहने का मतलब क्या है? यदि ये सोर्स है और ओमेगा कर दी इसकी 0, तो ये क्या बन गया? डीसी सोर्स बन गया। डीसी बन गया ना? बन गया। तो डीसी जो बन जाएगा, यदि आप एक डीसी सोर्स को इंडक्टर के अक्रॉस लगाते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप डीसी सोर्स को इंडक्टर के अक्रॉस लगाते हो, डीसी सोर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी 0, ओमेगा 0, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। यानी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इंडक्टर कैसा काम करता है? एंड इंडक्टर एक्ट एज ए वायर। ये कैसा काम करेगा बेटा? इट विल एक्ट एज ए वायर। और ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इंडक्टर को यदि हम डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाएंगे तो वो एक तार की तरह काम करता है, बस। ये हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था भाई। इंडक्टर को यदि आप डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाओगे तो इट विल एक्ट एज ए वायर।
it will act as a wire. सर जो आपने नीचे ग्राफ बनाया है वो किसके बेस पे बनाया है? वो टाइम डीसी वोल्टेज के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना? ओके सर। हाँ, ये है।